बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब कि जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सिखाए थे तब आपको बताया था कि अभी तक आपको इक्वेशन दी गई है, और लास्ट वाले क्लास में हमने सीखा था कि कैसे एक वर्ड फॉर्मूले से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऐसे कई सवाल करवाए भी थे और आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, हमने आपको क्या दिया था? होमवर्क भी दिया था। तो आज उसी होमवर्क को देखते हैं और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, ताकि हम सीख सकें कि कैसे होंगे ये सवाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल का ये पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, इसमें बात की गई थी आशा की और रॉबर्ट की। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। देखिए कितने बच्चों ने करा, और करा तो मैच करो कि देखें इक्वेशंस आपकी बनी या नहीं। आशा इज 5 years ओल्डर देन रॉबर्ट। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ रॉबर्ट, let the age of Robert is equals to x years। अब आप कहोगे सर रॉबर्ट की क्यों माने, हमने तो आशा की मान ली। तो मान सकते हो बेटा, आप रॉबर्ट की x मानोगे तो आशा की आपकी क्या हो जाएगी? x+5 हो जाएगी। ठीक है, और यदि आप ऐसे देखते हो, आशा की x मानते हो तो रॉबर्ट की x-5 हो जाएगी, क्योंकि रॉबर्ट छोटा है, आशा बड़ी है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द एज ऑफ आशा भी हम मान लेते हैं। अभी हम क्योंकि दो वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको y years मान लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन बनाने का टाइम भी आ गया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आशा जो है वो रॉबर्ट से 5 साल बड़ी है। इसका मतलब यदि हम आशा की एज में से रॉबर्ट की एज माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। यस और नो? तो y - x is 5, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो 5 years ago, आज से 5 साल बाद हमने ये जो एज मानी है ना बच्चों, ये प्रेजेंट एज मानी है। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आए तो आप ये लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रॉबर्ट एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा विल बी दिस एंड दिस। तो इस हिसाब से प्रेजेंट एज का सवाल हो गया यहां। तो अब 5 years ago पहले की हम बात करें तो 5 years ago, यदि 5 साल पहले की हम बात करें तो आशाज एज या रॉबर्ट की एज, रॉबर्ट की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? रॉबर्ट्स एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? x-5। और आशा की जो एज है, आशा की एज कितनी हो जाएगी? आशाज एज दैट विल बी y-5। ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले दोनों ही 5-5 साल छोटे रहेंगे। और इस केस में बोल रहा है 5 years ago आशा was twice as old as Robert was then। उस समय पर रॉबर्ट और आशा की एज को कंपेयर किया जाए तो आशा रॉबर्ट की 2 times थी। ठीक है, ट्वाइस। अब इसमें बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन वही वाला हो जाता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको कि 2 किसके आगे लगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे लिखो x-5 अपॉन y-5, दोनों की एज का रेशो। और रेशो में एक बात ध्यान रखो, कौन बड़ा बोला गया है? आशा बड़ी बोली गई है। तो ये रॉबर्ट की एज है तो इसका रेशो 1 रहेगा, तो आशा की एज का रेशो 2 रहेगा। तो इस हिसाब से आपकी आशा और रॉबर्ट की एज का रेशो क्या आ जाएगा? 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 times of x-5 is equals to y-5, which means 2x - 10 is equals to y-5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, जिसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 2x - y is equals to 10 उधर जाएगा तो 10 प्लस का हो जाएगा, 10 - 5 is equals to 5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं। एक बोल रही है y - x is 5, y - x is equals to 5। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको जैसे इनको सॉल्व करने की इच्छा हो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करोगे? रिप्लेस कर दो, है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां से y की जो एज है वो कितनी आ जाएगी? 5 + x। ठीक है, इसके बाद इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इन इक्वेशन 2 हमने ये वैल्यू उसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो क्या होगा? 2x माइनस y की वैल्यू x + 5 is equals to 5। कितना हो जाएगा? 2x - x - 5 is equals to 5, x is equals to 10। तो x जो है हमारा 10 आ जाएगा, और इसके हिसाब से y की वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है,
कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या सही बात हो रही है कि नहीं हो रही देख भी लो। यदि प्रेजेंट एज में दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो 5 का गैप आ रहा है जो हमारी पहली इक्वेशन कह रही थी, और आज से 5 साल पहले x 5 हो जाएगा और y 10 हो जाएगा। और यदि आप x और y को कंपेयर करो तो उस टाइम पे वो 1/2 रेशियो में रहेंगे। तो सवाल जैसा कह रहा है यदि आप वैसा का वैसा करते जाते हो तो सवाल का आंसर भी आपको चेक हो जाता है और कंडीशंस को आप दिमाग में लगा सकते हो। तो इस तरह से रॉबर्ट की जो एज है, प्रेजेंट एज रॉबर्ट की, दैट विल बी 10 इयर्स, एंड आशा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 15 इयर्स। तो यहां पर आपका पहला सवाल हो जाएगा और मुझे लगता है अक्सर बच्चों ने इस सवाल को कर लिया होगा। यदि सवाल हो गया है तो इसको लाइक जरूर कर देना। ओके चलो, द 10th digit of a 2-digit number exceed the unit digit by 5। ये जो सवाल में लास्ट टाइम कह रहा था कि जब आपका आंसर 36 और 63 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको कंफ्यूजन होता है। इस वाले केस में आपको बता दिया गया, क्या बोला है, द 10th digit of a 2-digit number exceed the unit digit by 5। मतलब इसका आंसर ये वाला होगा कि 10th digit बड़ी है यूनिट प्लेस से। तो अब आप 36 नहीं ले सकते। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी इसको सेटिस्फाई कर नहीं कर रहा, मैं जो लॉजिक समझा रहा हूं वो समझो कि यहां पर उसने बोला है कि ओरिजिनल नंबर में 10th डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ी है 5, तो आंसर यही होगा ना, ये थोड़ी हो सकता है। फिर समझे लॉजिक? तो इस तरह से अपने को सवाल के बारे में देखना है। चलो, तो वहां पर सबसे पहले हम लेट द नंबर बी क्या मान लेते हैं xy। अब ये xy हम मान नहीं सकते तो हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा 10x + y। ये हो गया हमारा नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन उसने डायरेक्ट ही बनवा दी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का 10th प्लेस यूनिट प्लेस से बड़ा है। ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो इनको आपस में माइनस कर दूं क्योंकि एक्सीड का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगेन अच्छा, इस सवाल में अक्सर टाइम और हमेशा ही, अक्सर टाइम नहीं हमेशा ही रिवर्स नंबर की बात की जाती है। चाहो तो पढ़ भी लो आगे। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर आपने लिख चुके हो, नंबर का रिवर्स्ड नंबर भी लिख देते हैं। अगेन रिवर्स्ड नंबर जो है, रिवर्स्ड नंबर वो कितना है आपका yx हो जाएगा, और यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें हम इसको तो क्या हो जाएगा 10y + x, और यही हमें काम का है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज लेस बाय 45। किससे? ओल्डर नंबर से। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, इतनी बात को रिवर्स कर दिया गया, खत्म हो गई इसकी इक्वेशन। तो द न्यू नंबर इज लेस बाय 45 मतलब नया नंबर छोटा है, नया नंबर छोटा है। तो हमें छोटे में से बड़े को घटाना चाहिए, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को। तो ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर, और ये जो है ये आपका बनेगा 45 के बराबर, विच मीन्स ओल्ड नंबर हुआ आपका 10x + y माइनस 10y + x विच इज इक्वल टू 45। सॉल्व कर लो इसको तो क्या हो जाएगा 9x - 9y विच इज इक्वल टू 45। सॉल्व करोगे तो x - y इज इक्वल टू 5। ठीक है, x - y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये बात उसने बिना वजह दे दी है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमने पहली इक्वेशन तो बना ही ली थी ना, ये नहीं, x - y इज इक्वल टू 5। तो उसने ये जो लाइन बोली ये सिर्फ इसलिए बोली ताकि हमें सवाल के लास्ट के आंसर में से 2 नंबर जो बनेंगे उनमें से कौन सा चूज करना है वो सेलेक्ट हो जाए। बट हमने उसी से इक्वेशन भी बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने जो रिवर्स नंबर वाली बात बोली यदि वो नहीं भी बोलता तो भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि x - y इज इक्वल टू 5 ये तो हम बना चुके हैं, है ना। तो अब जो है हमें एक ही इक्वेशन 2 बार बना लिया, x - y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 5। पर सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए 2 इक्वेशन। तो सवाल को थोड़ा सा और आगे पढ़ो। इफ द सम ऑफ देयर डिजिट इज 9, इसका मतलब वो कह रहा है कि डिजिट्स का सम x + y इज इक्वल टू 9 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई।
ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, कल मैंने जो समझाया था, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना ज्यादा अच्छा है या एलिमिनेशन लगाना ज्यादा अच्छा? तो बच्चे कह रहे होंगे सर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपका लॉजिक था कि सब में से किसी एक का भी कोएफिशिएंट यदि 1 हो जाए तो हम क्या लगा देना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन लगा देना चाहिए। पर बेटा ये तो स्पेशल केस हो गया, यहाँ तो चारों के चारों ही 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन लगाकर हम अपने सवाल को लेंदी क्यों बनाते हैं? हम इसमें लगा देते हैं एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में भी मेरे दिमाग में x को एलिमिनेट करने का आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को प्लस माइनस में दिक्कत होती है। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि सर y पे देखो प्लस और माइनस दोनों है, तो यदि मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यदि आप दोनों को ऐड करते हो तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में साइन चेंज करने की दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों आपस के में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, आ गई। और अब मुझे लगता है इसके बिहाफ पर आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ जो इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो x माइनस y इक्वल्स टू 5, इसको यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब आपका जो नंबर बना है, नंबर जो बना है वो बना है 27 एंड 72, दो ही नंबर बने। अब इसमें से कौन सा आंसर है? लास्ट क्लास में आते 63 36 वाली बात हो रही थी, तो मैंने कहा था दोनों ही आंसर सही हैं। इस केस में कौन सा सवाल आंसर सही है? तो ध्यान से देखो, इसके लिए ही उसने पहली लाइन बोली है कि द 10th digit of a 2-digit number exceed the unit digit by 5, मतलब इन दोनों में से आगे वाली डिजिट बड़ी होनी चाहिए। तो किसमें बड़ी है, इसमें कि उसमें? इसमें बड़ी है, 72। सो द नंबर इज 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 हो गया आपका आंसर। क्लियर, बात समझ में आई कि हम सवाल में कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या करना है, वो आपको समझ में आता जाना चाहिए। क्लियर, कौन सा आंसर पिक करना है, कौन सा आंसर पिक नहीं करना है। चलो, अब इसके बाद एक और सवाल था। ये सवाल एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का हो सकता है। इसमें क्या है बच्चों, 2 places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, पहले तो ये बात कि दोनों पहले के दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे, यदि वो नहीं आए तो प्लीज इससे प्रीवियस वीडियो को एक बार फिर से वापस देखिए, सीखिए, क्योंकि वो सवाल आपसे बन जाने चाहिए थे। ये थोड़ा अलग कैटेगरी का सवाल है, इसको पढ़ते हैं। 2 places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेसेस हैं A और B और इनके बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If they travels in the same direction, they meet after 5 hours. मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Assume that the speed of car A at A is more than the speed of car at B. मतलब जो कार A पर खड़ी है उसकी स्पीड आपको क्या अज्यूम करनी है, ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों होगी? अब इसका लॉजिक समझ लो आप, एक बात मेरे को बहुत क्लियरली समझ लेना, नहीं तो इस सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा। वो कह रहा है जब दोनों एक कार एक दूसरे की तरफ एक सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो आपकी जो स्पीड होती है वो उस हिसाब से होती है कि कौन तेज चलेगा। क्यों? क्योंकि ओवरटेक करना है ना। सिंपल लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक कह रहा है कि एक कार पीछे से आ रही है, एक कार आगे ऑलरेडी है, 100 किलोमीटर आगे है। अब आप उसको चेज कर रहे हो। चेज करने के केस में आपको पीछे वाली कार को तेज चलाना पड़ेगा। यदि आपने पीछे वाली कार को तेज नहीं चलाया तो वो पहले आगे वाली कार को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगी, यदि दोनों कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही हैं तो। इसका मतलब पीछे वाली कार को फास्ट होना पड़ेगा। और ये बात उसने बोल भी दिया, अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द कार एट ए इज मोर देन। अब इस हिसाब से आप बताओ, जब सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो किधर जाना है, इधर की इधर? इसको मैं नाम दे देता हूं अप और डाउन। तो आप अप साइड कार चलाओगे या डाउन साइड कार चलाओगे? सिंपल लॉजिक बताओ, सोचो दिमाग में कि यू आना चाहिए या डी आना चाहिए, मतलब अप साइड कार जाएगी या डाउन साइड कार जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी आंसर अप साइड दिया है उसका आंसर गलत हो गया बच्चों। अब लॉजिक समझाता हूं क्यों। ये आपको समझ में इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि यदि आप ये लॉजिक नहीं पकड़ते हो तो आपका सवाल बनेगा नहीं। सिंपल सी एक बात देखो, जब आप ए पर खड़ी कार को तेज भगाओगे और एक ही तरफ ही चलाओगे तो
क्या बी वाली कार जो ऑलरेडी स्लो चल रही है वो कभी भी ए की कार को पकड़ पाएगी जो ए पे थी? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर जो कार खड़ी है उसको बी की तरफ जाना पड़ेगा ताकि बी की कार जो ऑलरेडी स्लो चल रही है आगे की तरफ उसको ए वाली कार ओवरटेक कर ले या किसी पॉइंट पर मीट कर जाए। इसका मतलब स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी, और सेम डायरेक्शन के केस में वो इधर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए, ऐसे लिख लो, हम कार ए भी बोल सकते हैं, वो आप x किलोमीटर मान लेते हो पर आवर की स्पीड से, और लेट द स्पीड ऑफ द कार एट बी, इसको आप y किलोमीटर मान लेते हो पर आवर। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब x और y में से कौन ज्यादा है? x और y में से कौन ज्यादा है? तो ध्यान से देखो, x ज्यादा है y कम है, और इंपॉर्टेंटली दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है? 5। बस यही आएगा, दिमाग तो यही कह रहा है, पर ये गलत है, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, यदि आपने ये लिख दिया ना तो आप क्या कह रहे हो, दोनों की स्पीड का सब्ट्रैक्शन 5 घंटे के बराबर है। दो स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन कभी भी आवर्स के बराबर कैसे हो सकता है? सिंपल लॉजिक, यदि स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन है तो स्पीड ही आएगा ना। मतलब आप 100 रुपए किसी दुकानदार को दे रहे हो सब्जी खरीदने के, और रिजल्ट में वो आपको 15 रुपए ना देकर 15 समोसे दे रहा है, साथ ही साथ कुछ तो एक्स्ट्रा देगा, रुपए बचेंगे तो ये आपसे मांगेगा। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं होगा ना, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करके आपने 20 रुपए की सब्जी ली, 100 रुपए आपने उसको दिए, और वो 80 रुपए नहीं दे रहा है आपको, 80 रुपए नहीं दे रहा है, वो कुछ और देने के कह रहा है कि 2 घंटे ले जाओ मेरे, ये उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये ध्यान रखना, जब भी स्पीड में से सब्ट्रैक्शन होगा स्पीड का, तो रिजल्ट भी स्पीड ही आना चाहिए। तो x माइनस वाई। अब स्पीड की जब बात करते हैं तो स्पीड क्या है, स्पीड कैसे निकलती है? यदि जनरल फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर अच्छी बात यह हुई है कि उसने आपको डिस्टेंस दे दी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन की बात करें तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की और टाइम टेकन है 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये पहली वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। समझ में आया लॉजिक कि जब आप स्पीड से स्पीड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर भी स्पीड आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों कारों की स्पीड में 20 का गैप है। देखो ओवर आप ऐसे सिंपल लॉजिक भी समझोगे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसे देखो तो 100 किलोमीटर को ओवरटेक करने के लिए पीछे वाली गाड़ी की स्पीड आगे वाली गाड़ी से यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा है, मतलब ये 40 की स्पीड से चल रही है, ये 60 की, तो हर घंटे ये 20 किलोमीटर का गैप कवर करती जाएगी और आफ्टर 5 आवर्स ये 100 किलोमीटर का कवर जो गैप है वो कवर कर लेगी, मेक ओवर कर लेगी, और यहाँ पर आपका टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा 5 आवर्स। तो इस हिसाब से यहाँ पर ए वाली स्पीड जो है उस हिसाब से ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा वो कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, सेकंड केस की बात करें यदि हम, तो कह रहा है कि ए यहां है, बी यहां है, और अब कारें कुछ ऐसे चल रही हैं, स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार बी, और ये इस तरह से 100 किलोमीटर को 1 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं। कितनी देर में ट्रैवल कर लेते हैं? 1 आवर में ट्रैवल कर लेते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगेन ATQ, यदि हम बात करें अगेन ATQ की, तो क्या कह रहा है कि दोनों यदि एक दूसरे की तरफ चले, तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे ना बेटा, तो दोनों की स्पीड का एडिशन होगा। अब इसका लॉजिक आप ऐसे समझ लो कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे ना, तो डिस्टेंस थोड़ी तू चल थोड़ी मैं चलूं। जैसे हम कोई भी दो दोस्त बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, दो बड़े अलग अलग शहरों में रहते हैं, और हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत है या मिलना ही है, तो हम क्या करते हैं, भाई तू भी अपनी सिटी से निकल, मैं भी अपनी सिटी से निकलता हूँ, बीच के किसी अच्छी सिटी में मिलते हैं ताकि वहां घूम भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। फोन तो है ही, पर यदि मिलने की ही इच्छा हो तो उस पॉइंट से यदि देखा जाए तो दोनों थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कवर करेंगे। इससे टाइम भी कम लगेगा, इससे टाइम भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर 1 घंटे मैं चल रहा हूं उतनी 1 घंटे वो भी चल रहा है, और हम बीच में कहीं मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से जब भी आप एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो स्पीड एडअप हो जाती है। तो x प्लस वाई, सेकेंड केस में जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे
तो स्पीड एडअप हो जाएगी और जो रिजल्ट चाहिए वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से इस वक्त 1 आवर लगता है, 1 आवर लगता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, हाँ है ना। तो यहां पर x माइनस वाई की वैल्यू 20 और x प्लस वाई की वैल्यू 100 है। अब आप दोनों इक्वेशंस को क्या करना है वो आप खुद देख लो और आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको बता देता हूं, इसका आंसर आना चाहिए था, x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको इसको सॉल्व कर लेना है। वैसे तो ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए था क्योंकि बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ्स है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली बातें कर रहे हैं हम आपसे। बट फिर भी यदि आपसे नहीं बन रही थी इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये इक्वेशंस आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए क्योंकि पेपर में यदि आपकी किस्मत खराब हुई तो वर्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किस्मत थोड़ी भी अच्छी हुई तो आपको बने बनाए इक्वेशंस मिल जाएंगी, पर सॉल्व तो तब भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बहुत अच्छे से सीखे मेथड, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अभी इनको सॉल्व करना आपका काम हो जाता है। चलो अब ये आज का लास्ट सवाल देखते हैं। अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। एक आदमी की अपने दोनों बेटों की एज के सम जो हैं उनका कंपैरिजन किया जाए तो आदमी 3 टाइम्स हो जाता है अपने दोनों बेटों के। अब यहां पर अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर पहले बेटे का भी एज x मान लेते हैं, दूसरे बेटे की एज भी x मान लेते हैं। क्यों भैया, उसने कहीं बोला है कि ट्विंस पैदा हुए थे अचानक से एक ही पॉइंट पे बाहर आए दुनिया में? नहीं ना। तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि दोनों की एजेस जो है वो सेम रहेंगी? पर सवाल में एक अच्छी बात बताए क्या है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of his 2 sons age। मतलब अभी भी पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में दोनों में उसने दोनों बेटों की एज का सम की ही बात करी है, अलग अलग बात नहीं करी है। और सवाल की लास्ट लाइन कहते हैं फाइंड द एज ऑफ द मैन, मतलब उस पिता की एज बताओ। तो बच्चों की एज की तो बात ही नहीं कर रहा है, कर भी लेता तो हम दोनों की सम बता सकते थे, डिफरेंस तो नहीं बता सकते थे। ये तो वो सवाल देता आगे भी कंटिन्यू करने के लिए कि दोनों की एज का जो गैप है वो भी 4 है, ऐसा कोई बात बोल देता तो सवाल हो जाता। पर अभी हम दोनों बच्चों की एक साथ एज बता सकते हैं, अलग अलग नहीं बता सकते, इसीलिए सवाल में उसने आपको सिर्फ मैन की एज निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ मैन will be x years or let the age of his 2 son let the sum of ages of his 2 son। अब आप कहोगे सर इतनी डिटेल से, बेटा क्या करें, सवाल यदि डिटेल मांगेगा तो उतनी ही हमें लिखनी पड़ेगी, वो हम मिला के y years मान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की एज का जो सम है वो हम y मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक आएगी, भी देखना मजे आएंगे जब बच्चा गलत कर सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बात वो क्या बोल रहा है कि यदि हम बात करें प्रेजेंट की तो फादर अपने दोनों बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह रहे हैं x अपॉन वाई जो है वो 3:1 है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां से हो जाएगा x इज 3y, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब मजेदार की बात क्या है, आफ्टर 5 years, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मैन की एज जो होगी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मैन्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 5। और आफ्टर 5 years सन्स की एज कितनी हो जाएगी, y + 10। ये क्या चक्कर हो गया सर, y + 5 आना था ना, 5 साल बाद बच्चे की एज तो 5 ही बढ़ेगी ना। बच्चा नहीं बोला बेटा, ध्यान से पढ़ो, his 2 sons। तो हर 5 साल में क्या ऐसा थोड़ी कि एक बार इस साल भैया तू बढ़ जा, अगले साल भैया मैं बढ़ूंगा, फिर उसके अगले साल तू बढ़ जा, फिर मैं बढ़ूंगा, फिर अगले के देख लेंगे, तू बढ़ रहा हो तो तू बढ़, नहीं तो मैं बढ़ूंगा। जब जब 5 साल बीतेंगे दोनों ही बेटे 5-5 साल बड़े हो जाएंगे,
जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उनमें दोनों में 5-5 एज ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब आने वाले 5 साल बाद दोनों बच्चों की एज में 10 ईयर्स इंक्लूड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसलिए यहां पर y+5 ना लिख के हमने क्या लिखा है, y+10। ठीक है, सिंप्लीफाई करना हो तो अपने घर में जो भी आपका भाई बहन हो उसके साथ अपनी एज का कंपैरिजन करते हुए ये चीज देखो कि आज से 5 साल पहले दोनों की एज क्या थी, आज दोनों की एज क्या है और दोनों में डिफरेंस कितना हो गया है। 10 ईयर्स का होगा यदि पहले वाले सम को करो और अभी वाले सम को करो तो। ठीक है, तो वही लॉजिक हमने यहां भी लगाया। अब बस इसके बाद तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टाइम पे फादर और सन की एजेस का रेशो जो है वो 2:1 आ जाता है। तो x+5 अपॉन y+10 इज इक्वल्स टू 2:1। सिंप्लीफाई किया तो x+5 इज इक्वल्स टू 2y+20। ठीक है, चलो x+5 इज इक्वल्स टू 2y+20 में हम फर्स्ट इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू 3y से रिप्लेस कर देते हैं। तो 3y+5 इज इक्वल्स टू 2y+20। सिंप्लीफाई इट, y विल बी 15। मतलब दोनों बच्चों की एज का सम जो है 15 है। देखो ध्यान से, इस प्रेजेंट एज पर दोनों बच्चों की एज का सम 15 है। ठीक है, सवाल बड़ा मजेदार हो गया है। ठीक है, चलो तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज। अब आप कहोगे सर फादर नहीं बोला था, मैन बोला था। बेटा बेटे की तो बेटों की बात करी जा रही तो मैन ही तो फादर रहेगा, है ना। तो हिज टू सन के हिसाब से फादर भी बोल सकते हो, मैन भी बोल सकते हो। तो x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ y है। y की वैल्यू अभी आपने 15 निकाली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 45 का होगा। कितने का होगा, 45 का होगा। अच्छा, सवाल में एक बात ध्यान रखना, इस सवाल में वो बोल सकता है दोनों बेटों की एज बताओ, तो दोनों बच्चों की अलग अलग इंडिविजुअल एज निकालने के लिए उसको एक लाइन और देनी पड़ेगी कि दोनों बेटों के बीच में या दोनों बच्चों की एज के बीच में कितने का गैप है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, जो भी है। तो वो होगा तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। क्लियर, चलो तो यहां पर हमने जितने भी सवाल पॉसिबल थे वो सारे आपको करवा दिए। इसके अलावा कई तरह के और छोटे छोटे सवाल आते हैं, पर अभी जो मेन एक जो मैंने आपको फील्ड वाला करवा ही दिया था, लेंथ ब्रेथ वाला, और इस तरह के सारे सवाल तो मैंने आपको करवा दिए। तो ज्योमेट्री हमने कर ली, नंबर सिस्टम हमने कर लिया, एज वाले सवाल हमने कर लिए। मेनली यही 3 पोर्शंस होते हैं जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपको सॉल्व करनी चाहिए। इसके अलावा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ऐसे कई ज्योमेट्री के और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अपना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को वर्ड फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिएगा, ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सवाल जब आएगा तो वो आपकी पुरानी सारी 8th 9th 10th 7th 8th बचपन में आपने जितनी मैथ्स पढ़ी है, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन सब के बिहाफ पर देखो। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हम बात करेंगे डायरेक्शन वाली में, तो स्पीड, टाइम और जो डिस्टेंस का रिलेशन होता है वो हमने इस पूरे साल नहीं सीखा है ना। पर सवाल कहां से आया, ये मतलब 6th 7th में आपने जो पढ़ा था वहां से आ गया है। तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए उठ के आ सकता है ना। 8th क्लास में हम जब वो कॉइंस वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो भी छोटे छोटे थे, पर हो सकता है वो यहां उठा के दे दे हमें। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सवाल करें तो अपने दिमाग में हर तरह के पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद जरूर रखें। ठीक है, बेसिक होता है, हर बार आपको रिपीट करवाया जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स खत्म हो गया। इसके बाद अगला वीडियो आपको क्वाड्रेटिक का मिलेगा, जिसमें हम क्वाड्रेटिक के बेसिक्स, क्वाड्रेटिक के सारे मेथड्स आपको पढ़ाएंगे। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।